हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर हम लोग बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और आज हम लोग इस सफ़र के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं। इसका मतलब क्या है? हाँ, आज आपका वेव ऑप्टिक्स का लास्ट क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट और यहीं से हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे हमारे क्वांटम थ्योरी। लेकिन ये जो लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, ये है क्या? ये लास्ट टॉपिक है बोल के इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, और आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा एग्जाम के लिए सब कुछ आप लोगों को मैं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो मैं अभी देखिए एक आप लोगों को मैं बताता रहा हूँ शॉर्ट में कि अभी हम लोग एक फ्लो में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग बोलेंगे क्या मैं वन टाइम और वापस के ये सब को वापस नहीं पढ़ाऊँगा? ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को वापस ये सब पढ़ाऊँगा, लेकिन कब? जब आपका एग्जाम करीब आएगा, जब मैं रिवीजन लूँगा तब मैं वन शॉट सीरीज आप लोगों को कराऊंगा। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम लोग ऐसे करके चलते जाएंगे, फिर एग्जाम के पहले हम लोग वन शॉट सीरीज में हर एक चीज़ फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन आप लोग अगर मेरे उस वन शॉट के लिए वेट करते रहेंगे तो हो गया आपका काम खत्म, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और वन शॉट लेक्चर में आप लोग का नहीं होगा। इसलिए हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए आप लोग मेरा हर एक क्लास को भी डिटेल्स में फॉलो कीजिए। फिर एग्जाम जब आएगा मैं आप लोगों को और एक बार रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए ये मत सोचिए कि ये क्लास मैं छोड़ के चल जाऊँगा, किसी भी क्लास को स्किप मत कीजिए, ये मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ। तो ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? तो देखिए पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ क्या है पोलराइजेशन, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जब हमारा सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ा था तब सबसे पहले क्या कन्फ्यूजन था, लाइट वेव है या पार्टिकल है। फिर वहाँ से हमने देखा लास्ट में डुअल नेचर आया, वो सब हमने देखा। तो एक चीज़ आप लोग को नोटिस करने जैसा था कि देखिए जब मैंने बोला कि लाइट का वेव नेचर सबसे पहले किसने बोला था? हाइगन्स ने बोला था। तो सबसे पहले हाइगन्स ने क्या बोला था याद कीजिए, जिसका हाइगन्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। हाइगन्स ने क्या बोला था कि लाइट को बोला था क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला था। हाइगन्स ने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला था। फिर वापस बाद में जाकर क्या देखा गया कि ये बात उन्होंने गलत बोला था। फिर आगे चल के फ्रेस्नेल और यंग दोनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या बोला कि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। सो लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इंटरफेरेंस का पहले, जहाँ पर मैंने वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर था। तो पहले बोला था हाइगन्स ने कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में फ्रेस्नेल और यंग ने बोला कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। सो देखिए ये ट्रांसवर्स वेव है लाइट। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर पाता है। तो उसी टाइप का वेव को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब अभी अनपोलराइज्ड लाइट किसको बोलेंगे? द ट्रांसवर्स वेव इन विच इट्स कॉम्पोनेंट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा वेव जो हर एक डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट वाइब्रेट करता है उसी को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो लॉन्गिट्यूडिनल, फिर से मैं आप लोगों के लिए उल्टा बोल रहा हूँ। मतलब एक ट्रांसवर्स वेव जिसका हर एक कंपोनेंट हर एक साइड में वाइब्रेट करता है उसी को बोला जाता है अनपोलराइज्ड वेव। सो अनपोलराइज्ड वेव किसे बोलेंगे? देखिए ए ट्रांसवर्स वेव in which its components vibrates in all direction is called unpolarized light या अनपोलराइज्ड वेव। समझ पा रहे हैं? इसको बोला था अनपोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड वेव। इसका मतलब क्या है? इसको हमारा ऐसे करके हमारा जो भी लाइट है ऐसे करके हमारा हर एक साइड में कंपोनेंट हमारा वाइब्रेट करता रहेगा, हर एक साइड में कंपोनेंट वाइब्रेट करता रहेगा। दिस इज ए अनपोलराइज्ड वेव। ये क्या है? एक अनपोलराइज्ड, क्या है ये वाला? यह है अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब जिसका हर एक डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव या अनपोलराइज्ड लाइट। समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग जब इस कंपोनेंट को हम लोग चेंज करके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में लाइट का वाइब्रेशन लेके आएंगे, जैसे कि ऐसे करके एक लाइट का वाइब्रेशन होता रहे, अगर ऐसा रहे तो ये वाला जो लाइट हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग
पोलराइज्ड लाइट। मतलब जब हमारा लाइट का हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा उसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में कैसे अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज करते हैं और इसका बीच में रिलेशन, इसी को हम लोग समझेंगे। बहुत ही ईजी चीज़ है, समझ लीजिए। सो अनपोलराइज्ड मतलब जिसमें हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, और पोलराइज्ड मतलब पोलराइज्ड लाइट क्या है? द light wave या the light in which its component vibrates in a particular direction. The light wave in which its components vibrate in one particular direction is called क्या? is called polarized light, is called polarized light। और जिस मेथड से हम लोग लाइट को पोलराइज करते हैं, मतलब जिस पद्धति से, मतलब जिस तरह से हम लोग एक लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करेंगे, उसी को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अभी कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को मैं बोलूंगा। द method in which light is polarized is called क्या? polarized is called polarization of light। polarization of light, जिस मेथड से लाइट को पोलराइज किया जाता है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी कैसे पोलराइजेशन होता है उसको देखिए। कैसे पोलराइजेशन होता है उसको देखिए। अभी देखिए, एक ये हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, इसको मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक एक्सिस है। सो यहाँ पर हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर हमारा क्या है? एक अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर क्या है? एक ये हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट है। सो अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे आ रहा है, ये हमारे हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। सो ये क्या है? एक अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो अभी अगर यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रूमेंट रख दूं जिसका नाम है पोलराइजर, इसका नाम है एक पोलराइजर, इसको मैं रख दूं, ऐसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसका पोलराइजर का मतलब है इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का स्लिट होता है, मतलब यहाँ से पास करेगा तो लाइट पोलराइज हो जाएगा। सो इसको मैं रख दूं तो इसमें से जब लाइट पास करेगा, मतलब इसमें से जब लाइट पास करेगा तो क्या होगा? सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का लाइट हमारा बाहर निकलेगा। ये जो लाइट वेव निकलता है इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पोलराइज्ड लाइट। और इसको बोलेंगे क्या? पोलराइजर, इसको बोलेंगे पोलराइजर। अब ये पोलराइज्ड लाइट ठीक से पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक और पोलराइजर को रख सकते हैं। एक और पोलराइजर को हम लोग रख सकते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहा, तो क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम रहा तो यहाँ पर भी जो लाइट निकलेगा, यहाँ पर भी जो लाइट निकलेगा, ये क्या लाइट होगा? ये होगा पोलराइज्ड लाइट ही होगा। जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा ये क्या होगा? ये एक पोलराइज्ड लाइट ही होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक एनालाइजर। सो ये पोलराइजर है, और जिस पोलराइजर से हम लोग पोलराइजेशन हुआ कि नहीं उसको चेक करते हैं उसको बोलते हैं एनालाइजर। समझ पा रहे हैं? सो ये वाला हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, एक पोलराइजर से पास करने से पोलराइजर हो गया। जिस पोलराइजर से हम लोग चेक करते हैं कि लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं उसको बोलेंगे एनालाइजर। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर ऐसे पोलराइजेशन को इधर घुमा देता हूँ, मतलब मैंने क्या किया? 90 डिग्री घुमा दिया। यहाँ पर जो था पोलराइजर को 90 डिग्री घुमा दिया, तो क्या होगा सर? अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो यहाँ पर कोई भी लाइट और इमिट नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी लाइट
और एमिट नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन जब मेरा अनपोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले समझ लें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास हुआ, क्या हो गया, पोलराइज्ड लाइट। फिर पोलराइज्ड लाइट पोलराइज ठीक से हुआ कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग कहाँ से भेजेंगे, एनालाइजर से। अभी अगर एनालाइजर से भी सेम हो गया तो उसका मतलब क्या, पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर थर्ड स्टेप में मैं एनालाइजर या पोलराइजर को घुमा दूं तो कोई भी लाइटर एमिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो पोलराइजेशन कैसे करते हैं समझ गए। अभी ये तो डायरेक्ट मेथड है पोलराइजेशन का, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखा कि अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट के बीच में सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, उसको बोला था पोलराइजेशन। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था उनका नाम था मेलस। और सर मेलस ने हमें एक लॉ भी दिया है कि जब भी कोई लाइट पोलराइज होगा तो कितना इंटेंसिटी के साथ पोलराइजेशन होगा, और उसी को बोला था मेलस लॉ। अभी हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे और मैं ऊपर इस मेलस लॉ को लिख रहा हूं, फिर इसी डायग्राम से हम लोग मेलस लॉ को समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अभी उसी चीज को देख लेंगे। मेलस लॉ उसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मेलस, या इसको बोला जाता है मेलस लॉ। सो मेलस लॉ क्या कहता है, मेलस लॉ कहता है, देखिए अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, व्हेन ए पोलराइज्ड लाइट passes through a polarizer, its intensity is equal to the square of the cosine of एंगल। इक्वल टू मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ इस प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद उसका मतलब समझेंगे। इस प्रोपोर्शनल टू लिख लीजिए, फिर कहां से इक्वल हो हम लोग समझेंगे। इस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल between its polarizer and एनालाइजर्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए, मतलब जो लाइट हमारा पोलराइज हो जा रहा है, जब एक पोलराइज लाइट पास हो रहा है, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर एक ये लाइट है, इसका पोलराइजेशन I0, यहाँ पर जो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है, इसका इंटेंसिटी I0। जब इस एनालाइजर से पास होगा, इसका जो इंटेंसिटी होगा, अगर ये वाला I हुआ, ये एक पोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी I0 है, ये एक एनालाइजर है, जब इससे पास हुआ इसका इंटेंसिटी I है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इसका जो इंटेंसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन ऑफ एंगल मतलब थीटा, मतलब क्या है, यहाँ पर इसका एक एंगल है, यहाँ पर इसका एक एंगल है। अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल, मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर एंगल कुछ और रहता तब वो एंगल हम लोग उधर लिखते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। ठीक है, यह है एंगल। सो आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, तो उस कांस्टेंट को ही बोला जाता है I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर I0 क्या है, I0 है इंटेंसिटी ऑफ क्या, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट, या इसको बोल सकते हैं प्रीवियस लाइट। अभी आप लोगों को मुझे पता चल रहा है कि बहुत कुछ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं थोड़ी देर बाद एक न्यूमेरिकल से सब कुछ आप लोगों को समझा दूंगा। और एक देखिए, ये I क्या है बोलिए तो इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट ऑफ द पोलराइजेशन। लेकिन I0 भी क्या है, जो लाइट, ये मेलस लॉ बोलता है जो लाइट इंसिडेंट होगा वो भी लाइट क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट होगा। सो ये जो I0 है
इंटेंसिटी ऑफ द प्रीवियस लाइट या इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट भी लिख सकते हैं इसको, इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अभी एक चीज ख्याल रखिए, अगर हमारा पोलराइज्ड लाइट नहीं होके एक नॉर्मल लाइट इंसिडेंट करता पोलराइजर में तो क्या होता। तो मैं इधर भी लिख के रख रहा हूं, when unpolarized light is incident on a polarizer, its intensity is halved, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक समझा रहा हूं क्या, देखिए यहां पर एक पोलराइजर है, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ पर लाइट हमारा पोलराइज होकर इधर हमारा लाइट निकल गया, यहाँ पर जाकर पोलराइज होकर निकल गया। अगर इसका इंटेंसिटी I0 है तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिंपली I0/2। अनपोलराइज्ड लाइट हुआ तो क्या हो जाएगा, I0/2। सो अनपोलराइज्ड लाइट में इंटेंसिटी क्या हो गया, आफ्टर पोलराइजेशन I0/2। अभी फिर से अगर इसको हम लोग एक पोलराइजेशन से पास करें, अब फिर से अगर इसको हम लोग एक पोलराइजर में पास करें जिसका ये एंगल हमारा थीटा हो जा रहा है, अगर पोलराइजर से पास करें तो क्या होगा, ये वाला अगर I1 होता है सो I2 हो जाएगा I1 cos² थीटा। मतलब अगर ये वाला पहला वाला मेरा I1 हुआ, जब ने पोलराइज्ड लाइट फिर से मेरा जब पोलराइजेशन से पास हुआ तब मेरा I2 हो जाएगा I1 cos² थीटा। मतलब समझ पा रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से पास होगा तब उसका इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ। अभी अगर हमारा अनपोलराइज्ड लाइट फिर से पास हुआ वो क्या हो जाएगा, I0/2। लेकिन जब मेरा पोलराइज्ड लाइट, मतलब देखिए नहीं समझ पाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला अनपोलराइज्ड लाइट है, ये वाला पोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजेशन होगा तो हमारा उसका इंटेंसिटी सिंपली हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर एक पोलराइज्ड लाइट हमारा पास हुआ तो क्या होगा, मेलास लॉ उधर एप्लीकेबल होगा, जो कि हो जाएगा I1 cos² थीटा इधर हो जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसका रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए बात को समझिए, क्या चीज़ है, पूरा चीज़ को समझिए। एन अनपोलराइज्ड लाइट, क्वेश्चन को देखिए फिर समझ जाएंगे, ऑफ इंटेंसिटी I0 is first incident on a polarizer and then at an analyzer at an angle of 60 degree, at angle 60 degree. Find the ratio of intensities of the light after polarization in two cases. So बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्राइंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग का पहला एक क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आप लोग को ड्राइंग करके समझा रहा हूँ। सो देखिए, अगर ये हमारा एक एक्सिस है, सो एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये हमारा, देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये एक पोलराइजर है। तो यहाँ से पास हुआ, कुछ लाइट हमारा यहाँ पर पोलराइज्ड हो गया, कुछ लाइट पोलराइज हो गया। फिर यहाँ पर मेरा एक क्या है, मेरे पास एक यहाँ पर क्या है, देखिए एक हमारे पास एनालाइजर है। सो ये एनालाइजर कितना एंगल में है, एनालाइजर बोला है कितना एंगल में है, ये एनालाइजर मेरा 60 डिग्री एंगल में है।
फिर यहाँ पर कुछ लाइट हमारा पास होगा, कुछ लाइट पास होगा। सो यहाँ पर अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, यहाँ का इंटेंसिटी I1 होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी I2 होगा। ये वाला मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो क्वेश्चन में पूछा है I1:I2 क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास, अभी आप लोगों को मैंने बताया, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट पास होता है, अनपोलराइज्ड लाइट पास होता है तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली I0/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अभी देखिए नाउ, अभी दूसरा केस में जब यहाँ से लाइट इधर पास करेगा, यहाँ से लाइट इधर पास करेगा, तब देखिए क्या होगा। सो नाउ वहाँ से जब वहाँ पास करेगा, सो I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट है, तो अभी बोला पोलराइज्ड लाइट जब पास होता है तो क्या एप्लीकेबल होता है, मेलस लॉ अप्लाई होता है। सो क्या हो जाएगा, I1 cos स्क्वायर थीटा। सो I1 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या, थीटा का वैल्यू कितना बोला, 60 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री, इसका हमारा होल स्क्वायर हो गया। I1 का वैल्यू क्या है, I0/2, cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का होल स्क्वायर है, दैट इज 1/4, दैट इज क्या हो गया, I0/4 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, I1/I2 चाहिए, दैट इज I0/2/I0/4, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, I1:I2 क्या हो गया, 2:1। I1:I2 क्या हो गया, 2:1 हमारे पास रेशियो आ चुका है, समझ पा रहे हैं, 2:1। तो ये हमारा पहला केस है, समझ पा गए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आप लोग कराता हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अनपोलराइज्ड लाइट। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 रखता हूँ, इज transmitted consequently, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, consequently along 4 polarizers, और 4 पोलराइजर होता है, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। तो 4 पोलराइजर से एक अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया गया है। तो ये क्वेश्चन में बोला है, तो मुझे क्या निकालना है, जो लास्ट पोलराइजर से लाइट निकलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगा, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट coming out from लास्ट पोलराइजर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पोलराइजर है, देखिए यहाँ पर ऐसा करके ऐसे करके 4 पोलराइजर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्राइंग करना कंपलसरी नहीं है, इधर कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। सो यहाँ से इसका इंटेंसिटी I0, तो यहाँ से पास हो गया, तो यहाँ पर एक पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले जो पहला वाला से पास हो गया, 1 2 3 4, 4 पोलराइजर है। यहाँ इसका इंटेंसिटी अगर I1 होता है, इसका I2 होता है, इसका I3 होता है, इसका I4 होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे I4 निकालना है। तो सबसे पहले जो I1 होगा, अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब I1 इसका हाफ हो जाएगा। सो I1 क्या हो गया, I0/2। लेकिन इसके बाद तो सब कुछ में मेलस लॉ लगेगा, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट जा रहा है। तो I2 क्या होगा, सो I2 होगा I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का वैल्यू क्या है, I0/2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बोला, 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, दैट इज I0/2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3/4 इंटू 2 8, तो 3/8 I0, ये क्या हो गया, I2 हो गया। सिमिलरली मैं I3 भी निकाल सकता हूँ, I3 का वैल्यू क्या है, I2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू निकला ये वाला, दैट इज 3/8 I0। अभी cos स्क्वायर 30 डिग्री, सो फिर से √3/2 का होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और 2 to the 4, 4 इंटू 8 32 I0। सो मुझे फाइनली क्या चाहिए, I4 चाहिए। सो I4 क्या होगा, I3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज I3 क्या होगा 9/32
I0 cos 30 का क्या होगा, √3/2 होल स्क्वायर, दैट इज 9/32 I0 इंटू 3/4, दैट इज 27, 4 2 8, 128 I0। तो यही मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइनल लाइट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 128 I0। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि लाइट पोलराइजेशन बाय पोलराइजर। अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये पोलराइजर बनता किस मटेरियल से है। सो पोलराइजर आपका अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट, ऐसा अलग अलग मटेरियल से बन सकता है पोलराइजर। और पोलराइजर बहुत सारे यूज में आता है। सबसे पहला पोलराइजर का यूज़ किया है कि हम लोग लाइट का इंटेंसिटी कमा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं पोलराइजर से। हमारा पर्टिकुलर पोलराइज ग्लासेस पाया जाता है, सनग्लास पाया जाता है पोलराइज ग्लास, उसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट का अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग फिल्टर आउट करके हम लोग एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ लाइट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ पाए हैं। और भी बहुत सारे यूजर्स है, एक यूजर्स हमने तो देख लिया। सो ये वाला हमारा हो चुका है। इसके बाद देखिए, सो ये वाला हमारा हो चुका है। अभी आगे देखेंगे, चलिए। हाँ ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोलराइजर से तो हमने पोलराइजेशन पढ़ लिया। इसके बाद अगर पोलराइजर नहीं रहता है तो और क्या हम लोग इसको पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे। सो दूसरा किस मेथड से हम लोग पोलराइजेशन करते हैं, तो हमारा और एक टाइप का पोलराइजेशन होता है जो कि होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं हम लोग। सो ये मेथड नंबर 2 है, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। सो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कभी भी जब लाइट रिफ्रैक्ट करता है, देखिए अगर एक मीडियम है, लाइट आया तो देखिए दो टाइप का कंपोनेंट इधर है, एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक है पैरेलल कंपोनेंट। दो टाइप का लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर दो टाइप का वाइब्रेशन है, दो टाइप का वाइब्रेशन है यहाँ पर। सो ये अगर एक नॉर्मल है तो देखा गया कि सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है। यहाँ पर एक मीडियम μ1 है, इसका मीडियम μ2 है। सो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पार्शियली हमारा ऐसे करके पोलराइज हो जाता है, ऐसे पार्शियली हमारा लाइट पोलराइज हो जाता है। ऐसे करके पार्शियली लाइट कभी कभी इधर कुछ आ जाता है, कभी कभी इधर कुछ आ जाता है, तो ऐसे पार्शियली पोलराइज हो जाता है। सो ये वाला मेरा अगर इंसिडेंट रे होता है, ये वाला इंसिडेंट रे होता है, ये वाला होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला होता है रिफ्रैक्टेड रे। और हमें पता है अगर ये वाला एंगल आई है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल भी आई होगा, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मली फिनोमेना में होता है कि जब भी हमारा रिफ्रैक्शन होता है, सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सम अमाउंट रिफ्रैक्ट होता है, और वहाँ पर इस फिनोमेना में लाइट होता है क्या, पार्शियली पोलराइज होता है। लेकिन मेरा काम तो पार्शियली पोलराइज करना नहीं है, मेरा काम है फुल्ली पोलराइज करना। तो ये भी एक दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कब हमारा किस एंगल में जब लाइट गिरेगा तब हमारा पूरा फुल्ली पोलराइज होगा, और उस साइंटिस्ट का नाम है ब्रूस्टर। उन्होंने बोला कि अगर ये जो एंगल है, ये जो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तब हमारा लाइट होगा फुल्ली पोलराइज्ड। मतलब क्या है देखिए, ठीक है, समझिए। अगर आप लोग कॉन्फ्यूज हो रहे हैं, अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट करके बोलना, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा। देखिए ये वाला एक हमारा क्या है, मीडियम का सेपरेशन है। ये वाला है हमारा नॉर्मल, लाइट आता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना हम सभी लोगों को पता है। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल अगर 90 डिग्री होता है, ये जो एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तब साइंटिस्ट ब्रूस्टर ने क्या बोला कि ये जो लाइट रे आता है, ऐसा करके जो कंपोनेंट है, ये जो लाइट रे आता है, ये जो लाइट रे आता है, ये जो लाइट रे आता है, तो यहाँ पर ये फुल्ली हमारा पोलराइज हो जाएगा। जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना पैरेलल कंपोनेंट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को बोला जाता है क्या, ब्रूस्टर एंगल। इसको बोला जाता है ब्रूस्टर एंगल।
अभी इसको मतलब क्या है सर, आपने क्या बोला, मैं जो कुछ समझ नहीं आया, तो देखिए आप लोग को समझाऊंगा भी मैं, मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोला है फॉर ए या व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये वाला जो रे है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ऊपर का जो रे है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और नीचे का जो रे है ये क्या रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो क्वेश्चन में बोला है व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री, मतलब दोनों का बीच एक राइट एंगल है, देन द इंसिडेंट रे इज फुल्ली क्या होता है, फुल्ली होता है पोलराइज्ड। इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है, फुल्ली पोलराइज्ड, और इसी लॉ को बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ, फुल्ली पोलराइज्ड, एंड दैट पर्टिकुलर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आया, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस is called, that particular angle of incidence is called क्या, ब्रूस्टर एंगल, is called ब्रूस्टर एंगल, IP, इसको बोला था ब्रूस्टर एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला था ब्रूस्टर एंगल, और इस फिनोमेना को बोला जाता है क्या, ब्रूस्टर एंगल, और इस लॉ को ही बोला जाता है क्या, ब्रूस्टर्स लॉ। यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया, और इसी को बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ, ठीक है, इसी को बुलाया था क्या, ब्रूस्टर्स लॉ। समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन में निकालेंगे, तो देखिए ये वाला एंगल है R, ये वाला एंगल है IP, तो ये पूरा तो 180 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए IP प्लस R प्लस 90 डिग्री, इसका मतलब ही तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो कि टोटल 180 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब हमारा IP प्लस R इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से मेरे पास R का मतलब क्या आ गया, R का मतलब आ गया R का मतलब 90 डिग्री माइनस IP, इसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, R का मतलब 90 डिग्री माइनस IP आ चुका है, वेरी गुड। अभी देखिए ये वाला आ चुका है, अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, तो स्नेल्स लॉ अगर यूज़ करते हैं, अगर मैं मतलब स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, तो क्या होगा, μ1 साइन IP इक्वल्स टू μ2 साइन R, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 साइन R का जगह ये वाला वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस IP, तो साइन 90 माइनस IP क्या होता है, μ2 कॉस IP होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, μ1 साइन IP, दैट इज साइन IP बाई कॉस IP इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, तो साइन IP बाई कॉस IP क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग tan IP, और ये 1 μ2 हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं IP इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 μ2, इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ या ब्रूस्टर एंगल, यही क्या है, ब्रूस्टर लॉ या ब्रूस्टर एंगल, तो IP का हमने एक्सप्रेशन में निकाल लिया। सो ये भी एक प्रोसेस है, तो दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल, और ये जो एंगल करके जब लाइट गिरेगा किसी भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे, तो लाइट क्या होगा हमारा, फुल्ली पोलराइज्ड होगा। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आता है, एक दो तो आप लोग करवा दूंगा, कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया से आ रहा है। देखिए तो ये वाला आपने समझ लिया, फिर हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो हम लोग सीखे ये वाला काम कहाँ आएगा। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, आप लोग का एक ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। सो अगर मैं क्वेश्चन दूं, लाइट फॉल्स ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, calculate the polarizing angle and angle of
रिफ्रैक्शन। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे √3 बोला है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे √3 बोला है। तो पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे निकालना है। तो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, हम लोग पोलराइजिंग एंगल का मतलब ये ब्रूस्टर एंगल, पोलराइजिंग एंगल इसी का मतलब है ब्रूस्टर एंगल, इसी का मतलब है ब्रूस्टर एंगल। सो कितना होगा ब्रूस्टर एंगल, आईपी का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स म्यू, दैट इज tan इनवर्स √3, दैट इज 60 डिग्री। ये वाला हो गया हमारा ब्रूस्टर एंगल, आईपी को जो 60 डिग्री। इसके बाद क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। तो हमारे पास पता है, हमारे पास क्या पता है हमें, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस आईपी, दैट इज 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 30 डिग्री। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला हमने देख लिया। और आप लोग कर सकते हैं कि हमारे पास किसी जगह पर एक हमारे पास दिया रहेगा कि क्रिटिकल एंगल हमारे पास दिया है, तो वहाँ से मुझे निकालना है किसका। अगर आप लोगों को मैं बोल दूँ ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल आप लोग याद रखना, ये वाला बहुत समय क्वेश्चन में आता है। ये अगर हमारे पास क्या पता है, हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, याद कीजिए कितना होता है ग्लास का, इन सब का वैल्यू याद कर रखना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। सो आईपी कितना हो जाएगा ग्लास के लिए, tan इनवर्स 1.5। और वाटर का कितना होता है, ये सब वैल्यू जो होता है आप लोग निकाल के ये सब याद रखनी है, क्वेश्चन में आता है। ये 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो हमारा ब्रूस्टर एंगल है वो इतना होता है। ये सॉल्व करके देखना कितना आता है, वो वाला याद रखना, आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हमने देख लिया कि सबसे पहले लाइट किससे पोलराइज्ड हुआ, पोलराइजर से। फिर हमने देखा रिफ्रैक्शन से। और क्या किसी तरह से हम लोग लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, हाँ, और भी बहुत प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और एक चीज़ है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन बाय पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन से हम लोग कैसे हम लोग पोलराइज करेंगे वो देखेंगे, वही आपका सिलेबस का पार्ट है। सो वो भी देख लेते हैं। ये है लास्ट पार्ट की है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। और ये एक पर्टिकुलर टाइप का केस है, निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं इसको, अलग अलग चीज़ है। सो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का क्रिस्टल है, एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास क्रिस्टल दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास क्रिस्टल है। सो ये क्रिस्टल की बहुत क्रिस्टल हो सकता है, कैल्साइट का भी हो सकता है, कैल्साइट का हो सकता है, क्वार्ट्ज का हो सकता है, अलग अलग टाइप का क्रिस्टल है। सो हमारे पास अगर एक लाइट आके इंसिडेंट होता है, एक लाइट आके इंसिडेंट होता है, इसका अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट, परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट। तो देखा गया कुछ लाइट ऐसे सीधा पास कर जाता है, जो कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो नॉर्मली हमारा लाइट निकल जाता है, ऐसा होता है। और कुछ लाइट ऐसे जाके मतलब ऐसे जाके ऐसे हमारा निकल जाता है। सो यहाँ जो कंपोनेंट ऑफ लाइट जाता है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला हमारा ऊपर जाता है, और जो हमारा पैरेलल रे है वो हमारा ऐसे चल जाता है, पैरेलल कंपोनेंट ऐसा चल जाता है। सो देख क्या हुआ, ये वाला देखिए दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है। जो ऊपर का रे है वो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं मान रहा है, ऊपर का जो रे है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं मान रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ई रे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे। और नीचे का जो पार्ट है इसको बोलेंगे ओ रे, मतलब ऑर्डिनरी रे। सो क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर टाइप क्रिस्टल है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on some particular crystals like कैल्साइट बोल सकते हैं,
कैल्साइट जैसा कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल में इंसिडेंट करता है तो वो सफर करता है डबल रिफ्रैक्शन। दे मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दे सफर डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो लोग क्या सफर करता है, डबल रिफ्रैक्शन, दे सफर डबल रिफ्रैक्शन। और जब भी डबल रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट हमारे से दो कंपोनेंट में मतलब पोलराइज हो जाता है, एक ई रे एक ओ रे। तो जो ओ रे है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे क्या रे है, जहां पर हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा वैलिड होगा, जहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। और क्या होगा, मतलब ओ रे ऑर्डिनरी रे में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा वैलिड होगा। और यहाँ पर जो हमारा लाइट रे होगा ये पैरेलल कंपोनेंट्स वाला रहेगा। ये क्या रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट्स वाला लाइट इधर रहेगा। और हमारा जो ई रे है, हमारा ई रे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट वैलिड। और कौन कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, रिफ्रैक्शन नॉट वैलिड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट वैलिड। और यहाँ पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसा हो जाता है। तो यही बेसिक क्वेश्चन आता है आप लोगों का। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द लॉ ऑफ मेलस। और वहाँ से 2-4 न्यूमेरिकल्स आ सकता है, जैसा मैंने न्यूमेरिकल्स करा है वो आ सकता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, और उसका डेरिवेशन आप लोग निकालने के लिए आ सकता है कि tan इनवर्स म्यू आई पी इक्वल्स टू आ सकता है, या यहाँ पर हमारा ई रे और ओ रे क्या है ये आ सकता है। यही कुछ बेसिक क्वेश्चन है पोलराइजेशन से, इसके बाहर और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बाद में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, वहाँ पर मैं इन सब को लेकर और भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी खत्म कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। फिर आगे आगे हमारा हर एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर से मैं जो हर क्लास के एंड में जो बोल रहा हूँ, ये जो कंप्लीट हो रहा है ये मेरा कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तुम अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो तुमको खुद बनना पड़ेगा। ये जो मैंने अपना इतना देर जो क्लास कराया, ये मेरा प्रैक्टिस हुआ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तुम अगर अच्छा करना चाहते हो तुम्हें अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को दिमाग में अच्छे से घुसा लो। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था। फिर से आप लोगों को बेस्ट विशेस विश करके आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।